हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग परिवहन एवं संचार से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। यह जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स से है। इससे पहले हम लोगों ने जो इंडियन ज्योग्राफी देखा था उसमें भी परिवहन और संचार से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे थे। तो आइए उन सभी बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तथा कुछ कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड रहेंगे उन कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिवहन एवं संचार से रिलेटेड पहला प्रश्न है, करा भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इससे पहले कितना बार ये प्रश्न आ भी चुका है। तो आशा करते हैं आपको भी यह पता होगा कि भारत में अगर रेलवे तंत्र की बात की जाए तो वह समय होता है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल होता है, वह समय होता है 1853 ईस्वी में। तो वही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या किया जाता है, मुंबई में एक स्टेशन है पोरबंदर, जो अब छत्रपति शिवाजी के नाम से आता। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में पोरबंदर टू थाने दे दे, तो वह भी सही होगा। आप ध्यान में इस चीज़ को रखेंगे। तो यह ट्रेन बोरीबंदर से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो अभी जाना जाता है से ठाणे के बीच में चला था, यानी मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को 35 किलोमीटर की दूरी का यह रेलगाड़ी चलाया जाता है। इस रेलगाड़ी में हम लोगों ने देखा था कि 20 डब्बों को जोड़कर किस तरह से ये 400 यात्रियों को ले जाता है, और जो इसका समय रहता है वो दोपहर को 3:30 बजे यहाँ से चलती है और 45 मिनट बाद 4:15 में वो पहुँचती है। इस प्रकार से वो 45 मिनट का सफ़र तय करते हो। काफ़ी ऐतिहासिक पल होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस रेलगाड़ी की स्थापना के लिए आपको मालूम होगा पटरी की भी बिछाने की भी कार्य हुई होगी। तो आपको 1845 ईस्वी में क्या होता है कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी की स्थापना की जाती है। वही है जो 1850 ईस्वी में क्या करता है, मुंबई से ठाणे के बीच पटरी को बिछाता है। तो प्रश्न कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन से कंपनियों के द्वारा रेल लाइन बिछाने का काम किया गया? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी, जो 1845 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा ही उस कंपनी को लगाया जाता है, जो 1850 ईस्वी में पटरी बिछाने का काम करती है। एक प्रश्न आपको आगे और देखने को मिलेगा। ये तो पहला था मुंबई से ठाणे के बीच। एक प्रश्न आपको देखने मिलेगा हावड़ा से हुगली के बीच। यह भी प्रश्न देखने को मिलेगा। जो हावड़ा से हुगली, यह पहली ट्रेन यह भी होती, क्योंकि हावड़ा से हुगली पहली बार चलती। तो वो जो द्वितीय ट्रेन यही 1854 ईस्वी में स्टार्ट होता है। तो हो सकता है प्रश्न में आपको आगे देखने को मिले 16 अप्रैल 1854 ईस्वी को। तो ध्यान में रखेंगे, वो दूसरी ट्रेन होती, दूसरा जो चलता है पैसेंजर ट्रेन। और प्रथम ट्रेन जो हम लोगों ने देखा जो 1853 ईस्वी में चलती, जिसमें हम लोगों ने देखा था इसे चलाने के लिए जो भाप इंजन की आवश्यकता थी वो ब्रिटेन से मंगाया गया था। 3 भाप इंजन था, सिंधु, सुल्तान और एक साहिब, ये 3 था। और सेकंड प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? अब देखिए रेलवे लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि क्या होता है, साल 1845 ईस्वी में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी की स्थापना की जाती है। और यही कंपनी 1850 ईस्वी में स्थापना के 5 साल बाद मुंबई से ठाणे के बीच रेल लाइन बिछाने का काम करती है। फिर 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल को इस पर पहला रेलगाड़ी चलाया जाता है, जो मुंबई से ठाणे के बीच, जो मुंबई का जो स्टेशन रहता है बोरीबंदर, जो भी छत्रपति शिवाजी स्टेडियम नहीं, टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 में देखिएगा, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब भारतीय रेलवे की बात आ गई है तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि भारतीय रेलवे जो है वो 17 जोन तो पहले से ही था, जो आपको याद होगा। लेकिन एक नया जोन जो बना है वह 17 + 1 मिलाकर 18 हो गया। जो 18वां नया जोन बना वह 2019 में ही बना है। तो अभी जो पूरे भारत में रेलवे जोन है वह कितना है, वो 18 रेलवे जोन है और 68 डिवीजन है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। जो 18वां बना था वह कब बना था, 2019 को 17 जुलाई को बना था। जो नाम उसका है दक्षिण तटीय रेलवे स्टेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि 18वां कौन बना, वो 18वां का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। नेक्स्ट 4 में देखेंगे, भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो भारतीय रेलवे किस प्रकार का, तो भारत में भारतीय रेलवे के लिए 3 प्रकार के क्या कहता है रेलवे लाइन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारतीय रेलवे के लिए यह किया जाता है ब्रॉड गेज, जिसको हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं। तो बड़ी लाइन जिसके रेल के पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर। तो यह भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय रेलवे की या ब्रॉड गेज में रेल लाइनों के बीच की, रेल के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.676। और दूसरा होता है मीटर गेज। मीटर गेज के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और नैरो गेज जो होता है 0.672 होता है। इस प्रकार से नैरो गेज। तो ये तीनों गेज होता है जो प्रश्न में आपको देखने को मिलेगी। कितने तरह के गेज का प्रयोग किया जाता है, पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, भारतीय रेलवे लाइन जो प्रयोग करता है उसमें कौन सा किया जाता है, तो उसमें ब्रॉड गेज का प्रयोग किया जाता है, जिसे बड़ी लाइनें भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 5 में, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि पूरे एशिया में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेलवे का पूरा एशिया में तो पहला स्थान है।
लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में जो इसका स्थान है वह दूसरा नंबर पर है। पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर है वह अमेरिका है। वहाँ पर जो अमेरिका पर है भारतीय रेलवे का है ना, तो भारतीय रेलवे का नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क का, ये गलत हम बोल दिए। पहला दूसरा स्थान नहीं है भारतीय रेलवे का, जो पूरा एशिया में जो है जो स्थान है वो तो द्वितीय स्थान है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो प्रथम स्थान पर वह अमेरिका है। वह 2.5 लाख किलोमीटर, यहाँ पर जो रेल की पटरियों का विस्तार है वह 2.5 लाख किलोमीटर का है। और दूसरे नंबर पर है कौन है? चीन का नेटवर्क है। कितना? वह 1 लाख किलोमीटर के साथ, इसलिए तो दूसरा स्थान पर भारत है। और भारत का जो है वह आप लोगों ने देखा ही होगा, वह कौन सा है रेल के पटरियों का? वह 56 लाख, 56 ही बोलिए, 67 लाख, 67 लाख भी नहीं, 67,000, सॉरी, 67,956 किलोमीटर के साथ यह कौन सा स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में? यह है चौथे स्थान पर थे। लेकिन एशिया में पूछ रहा है तो एशिया में सेकंड आ जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि जो प्रथम स्थान है वो अमेरिका का है 2.5 लाख किलोमीटर का, सेकंड स्थान चीन का है 1 लाख किलोमीटर के साथ, थर्ड स्थान पर कौन है? रसिया है। तो ये तो एशिया में नहीं आता है ना, रसिया का 85,000 किलोमीटर, और उसके बाद भारत का आता है कितना? 67,000 किलोमीटर के साथ, और चौथा स्थान पर कनाडा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो एशिया में पूछा है इसलिए सेकेंड नंबर होगा, अगर पूरे वर्ल्ड में पूछता तो चौथा स्थान हो जाता भारत का। नेक्स्ट देखिए, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? तो विश्व में देखिए भारतीय रेलवे को प्रथम स्थान पर हम लोगों ने देखा 2.5 लाख किलोमीटर लंबाई के साथ जो फैला हुआ है वो अमेरिका में है। दूसरा नंबर में 1 लाख किलोमीटर के साथ जो फैला हुआ है वह चीन में है। तीसरा नंबर पर रसिया है जो 85,000 किलोमीटर के साथ फैला हुआ, और चौथा नंबर पर भारत है जो 67,956 किलोमीटर के साथ चौथा स्थान पर है। पाँचवा पर कनाडा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। साथ में देखिए भारतीय रेलवे का सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे का तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो भारतीय रेलवे है वह रोजाना लगभग 231 यानी 231 लाख है जो यात्रियों को क्या करता है, यह ले जाता है। और पूरे बात की जाए पूरे माल जो होता है वो उसमें 33 लाख टन जो ढुलाई होता है, जो माल ढुलाई में जो भी प्रयोग होते हैं, खाद्य पदार्थ हो गया, गैर खाद्य पदार्थ जो भी हो गया, 33 लाख टन वह एक दिन में उसका जो माल ढोने का ये एवरेज है। तो ये कुछ रोचक चीज़ें हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। और यह पूरे जो आर्थिक व्यवस्था में यह काफ़ी अहम योगदान रखता है, एक अहम भूमिका निभाता है। पूरे भारत के जो बोला जाए कि औद्योगिक इकाई में से यह पूरे वर्ल्ड में 8वां स्थान रखता है। पूरे वर्ल्ड में सोचिए, यह 12.5 लाख यानी 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे पूरे दुनिया की क्या है, औद्योगिक इकाइयों में 8वां स्थान है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में ही काफ़ी योगदान करता है। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि राजस्व में सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? यात्री का किराए से कि माल ढुलाई से? वह होता है राजस्व जो रेलवे को सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वह माल ढुलाई से, जिसमें से क्या किया जाता है, माल ढुलाई में कोई भी हो गया माल, चाहे वो ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, छड़ लीजिए, लौह ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, जो भी होता है वह सबसे ज़्यादा राजस्व इसको माल ढुलाई से आता है। नेक्स्ट 8 में देखिएगा, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यह जो है शताब्दी एक्सप्रेस, यह जो शतवार्षिकी है वह जवाहरलाल नेहरू के जो है यादगार में उन्हीं के जन्मदिन पर ये क्या किया गया था, ये शताब्दी एक्सप्रेस 1988 ईस्वी में चलाया जाता है। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, उन्हीं के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये शुरू की जाती है शताब्दी एक्सप्रेस। तत्कालीन जो उस समय रेल मंत्री होते हैं श्री माधवराव सिंधिया के सोच का यह नतीजा था, जो पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी। तो हो सकता है यह पूछा शताब्दी एक्सप्रेस तो कहाँ चली थी, पहले यह भी पूछ दिया जाए। तो नई दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी, जो जवाहरलाल नेहरू के शतवार्षिकी यानी उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है 1988 में। नेक्स्ट पास देखिएगा कोंकण रेलवे। देखिए कोंकण रेलवे भी यह भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। कब? वह समय है 1998 ईस्वी को। 1998 में क्या होता है, कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो जाती है, जो 760 किलोमीटर की लंबी है। इस 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे का निर्माण करने से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से केरल के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो जाती है, जिसके कारण कोंकण रेलवे अहम योगदान है। तो ध्यान रखिएगा कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है, रोहा से मंगलोर। रोहा कहाँ है, ये देखिए रोहा जो है यह कर्नाटक में है ना, ये मंगलोर कर्नाटक में है और रोहा महाराष्ट्र में है। तो ध्यान में रखिएगा रोहा जो है वह महाराष्ट्र में है और मंगलोर कर्नाटक में है। तो रोहा से मंगलोर यानी कि
महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच में। तो यह प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट 10 में देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने जाना है कोंकण रेलवे, उसके बाद विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो आपके माइंड में उठ रहा होगा क्या? मॉस्को, न्यूयॉर्क, गोरखपुर, टोरंटो। तो सबसे लंबा रेल मार्ग जान लीजिए, यह भारत का ही एक जगह है, गोरखपुर, जो यूपी में पड़ता है। यह नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर है गोरखपुर, जो 1355 मीटर के साथ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में यह अपना स्थान रखता है। और सेकेंड नंबर पर वह भी भारत का ही है, जो कहाँ है? ये कोकन साइड में है, मतलब केरल साइड में है। केरल के कोल्लम स्टेशन पर है, वह 1180 किलोमीटर के साथ है। तो ध्यान में रखिएगा। और तीसरा स्थान पर खड़गपुर है, उसके बाद चौथा एक शायद न्यूयॉर्क का आता है, वो है। और चौथा ये, तीसरा तो हम लोग देखें ये है जो यहाँ खड़गपुर में है, 1072 मीटर के साथ। तो ध्यान में रखिएगा, गोरखपुर 1355, सेकेंड नंबर पर जो है वह केरल का कोल्लम 1180 मीटर के साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रेलवे है कि पानी का जहाज है कि साइकिल है कि बैलगाड़ी है? तो वह रेलवे हो जाएगा। भारतीय परिवहन का मुख्य साधन, अर्थव्यवस्था को गति देने वाला, क्योंकि आपको अभी बताएं कि 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से एक माना जाता है। तो इसकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि रेलवे के राजस्व में तो सबसे ज़्यादा योगदान माल ढुलाई का होता है। जीडीपी ले लीजिए, जीए भी ले लीजिए, एक रेलवे का अहम योगदान है। आप इसकी जो चर्चा की जाए तो इसका सोच लीजिए कि रेलवे कितना बड़ा एक हिस्सा क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, जब 1925 ईस्वी में रेल बजट अलग पेश किया जाता है। 1924 ईस्वी होता है, 1925 ईस्वी से अलग किया जाता है, क्योंकि वो सबसे उस समय से ही रेलवे क्या होता है, अधिकांश जो होता है सबसे बड़ा हिस्सा वह अर्थव्यवस्था का कवर करने लगता है, जिससे लेकर अभी तक तो रेलवे बजट क्या कहता है, अलग पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 12 में, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलने का श्रेय किस देश को है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है चीन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा जापान भी, शायद आप सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है जापान भी होता है। तो ऐसा नहीं है। जो विश्व का सर्वाधिक जो तेज चलने का रेलगाड़ी है, ना ही वो अमेरिका का स्थान है, ना ही वो जापान है, ना ही वो फ्रांस है, वो स्थान हासिल किए हुए चीन। उस रेलगाड़ी का जो नाम है वह है संघाई मैगलेव। संघाई मैगलेव जो है, इसकी अगर क्षमता की बात की जाए अधिकतम, तो वह 430 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो औसतन है 251 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके लिए जो रेल पटरियां होती है, एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी मैग्नेटिक जो लेविटेशन ट्रेन होता है, इस प्रकार की पटरियां तैयार की जाती है। इसके बाद जो दूसरा स्थान पर वह भी चीन का ही है, वो 380 किलोमीटर का मैक्सिमम रफ्तार है। यह जो कार्यरत है चीन की पटरियों पर, ये दौड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, 2004 से ये दौड़ रहा है। लेकिन दूसरा जो 2010 में ये बढ़ा है, इस ट्रेन का 380 मैक्सिमम है, और एवरेज उससे कम ही होगा। और इसमें मतलब जो दूसरा सबसे हाई स्पीड का जो ट्रेन है, उस पर बैठने पर चीन में मतलब इस प्रकार से आपको फील होगा ना, कि जैसे आप लग रहे हैं अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई हलचल नहीं है। तो जो दूसरा जो सेकेंड स्पीड का ट्रेन पूरे वर्ल्ड का है, जो चीन में निर्माण हो किया है। तो पहला जो है वह है संघाई मैगलेव। यह ट्रेन कहाँ की है? चीन की। अधिकतम 450 और औसतन 251 किलोमीटर है। 2004 से ही चीन के पटरियों पर दौड़ रही है। 13 में कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ 1988 ईस्वी में। वर्ष 1988 ईस्वी जो भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहता है, जो क्या करता है, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को और गोवा को केरल से बीच की दूरी को कम कर देता है। जिसके में क्या हम लोग देखें कि कौन कौन सा उसके स्टेशन से गुजरता है। तो बेलगांव, मंडगांव, रत्नागिरी और उडुपी है। तो देखिए बेलगांव की तो शायद आपको नाम से पकड़ रहे हैं, बेलगांव है कहाँ? बेलगांव अधिवेशन सोच लीजिए, जब महात्मा गांधी थे, पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1924 ईस्वी में यहीं करते, यह कर्नाटक में है बेलगांव। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मंडगांव, रत्नागिरी। तो ये जो बेलगांव है, यह कोंकण रेलवे स्टेशन का नहीं है, यह भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे का यह स्टेशन है। तो इसलिए बेलगांव सही हो जाएगा। अब मंडगांव के बारे में, मंडगांव जो है कोंकण रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है, यह गोवा में है। रत्नागिरी क्या है? रत्नागिरी रेलवे स्टेशन जो है ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में है। तो ध्यान में रखिएगा। उडुपी, जो उडुपी रेलवे स्टेशन, यह भी कोंकण रेलवे स्टेशन का ही पार्ट है। उडुपी यही है जहाँ पे कृष्ण मठ मंदिर है। जाने के लिए आपको इसी स्टेशन से जाना होगा। अगर आप सिक्किम का मणिपाल यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो आपको इस स्टेशन से जाने का यही जरिया है। तो इस तरह से ये जो तीनों है वह कोंकण रेलवे स्टेशन मार्ग से संबंधित है। 14 में देखिए, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलवे दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई जाती है? अब हम लोग दुरंतो के बारे में जानते हैं।
दुरंतो क्या है? दुरंतो एक्सप्रेस भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी चलने वाला एक्सप्रेस ट्रेन है। यह एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे को 2009 में शुरू किया गया था। कहाँ से? कोलकाता के सियालदह से, एक सियालदह कोलकाता में है, और नई दिल्ली के बीच में इसको शुरू किया गया था। इसके जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वह अलग रंग के होते हैं, पीले या हरे रंग के होते हैं। वह इस चीज़ को संबोधन करता है कि उसकी एक अलग अपने आप में पहचान होती है। इसके कारण वो जो डब्बे उसके या तो हरे या पीले देखने को मिलेंगे। अगर अभी बात की जाए तो एक ही दुरंतो नहीं है, अभी उसकी 26 जोड़े ट्रेनें यानी 52 ट्रेनें चल रही है। तो ध्यान में रखिएगा, वह सियालदह से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रेलवे किराया भाड़े पर सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से या कौन सी समिति गठित की गई थी? कह रहा रेल किराया भाड़े पर सुझाव देने के लिए। ऑप्शन में नंजुंदप्पा समिति, रेखी समिति, राकेश मोहन समिति, सरकारिया समिति। सरकारिया तो होगा नहीं, सरकारिया की हम लोग चर्चा किए थे। सरकारिया जो आयोग था वो क्यों आया था, याद करिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह नंजुंदप्पा समिति है। हालांकि इसके बारे में विशेष हमें भी नहीं मालूम है कि किन परिस्थितियों में इनका गठन किया था। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सरकारिया समिति क्या था, याद करिए। सरकारिया समिति के ही वजह से ना अंतर्राज्यीय समिति का गठन किया जाता है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। जो अंतर्राज्यीय समिति, जिसमें क्या होता है, अनुच्छेद 263 के तहत क्या किया जाता है, एक अंतर्राज्यीय राज्य परिषद की व्यवस्था की जाती है। सरकारी आयोग आता है कब? वह 1988 यानी 83 में इसका गठन किया था, और 1988 ईस्वी में अपना रिपोर्ट 1600 पेज को सौंपता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में आ गया, इसलिए हम इसकी चर्चा कर दी। हालांकि यहाँ पर तो इसकी विशेष चर्चा के लायक नहीं है। नेक्स्ट देखिए 16 में, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है कहाँ से कहाँ? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो समझौता एक्सप्रेस है भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच कहाँ से? दिल्ली से लाहौर, या अमृतसर से लाहौर, या अटारी से लाहौर? तो देखिए ये अटारी जो है एक जगह है। ये जगह कहाँ है? यह जो पंजाब का जो है ना, भारत का जो पंजाब, वही उसी का है जहाँ से बाघा 3 किलोमीटर पड़ता है। जो पाकिस्तान का बाघा है वहाँ से, तो वही अटारी और लाहौर के बीच में ये ट्रेन चलता है, समझौता एक्सप्रेस। तो आइए समझौता एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं। समझौता एक्सप्रेस, हालांकि भारत को आज़ाद होने से पहले तो भारत पाकिस्तान एक था। वो जब आज़ादी होती है तो वो अलग मांग कर देता है पाकिस्तान का। तो पहले भी रेल का जो विकास था होता है, लेकिन क्या हो जाता है 1965 ईस्वी में क्या होता है, भारत पाक युद्ध स्टार्ट होता है। तो 1965 ईस्वी में जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, रेल की पटरियों को उखाड़ देते हैं। फिर युद्ध खत्म होता है। 1771 ईस्वी में क्या होता है, शिमला समझौता होता है। यह शिमला समझौता इंदिरा गांधी और उस समय ये बेनजीर भुट्टो होते हैं पाकिस्तान के पीएम, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, शिमला समझौता। इसके बाद से पुनः फिर क्या किया जाता है कि ये जो भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस है उसको चलाया जाता है लगभग 22 जुलाई 1976 ईस्वी को। तो 1976 तो कन्फर्म है। ये 22 वाला आप एक बार देख लीजिएगा, डेट 22 था एग्जैक्ट। ऐसे हमको लग रहा है कि यह 22 जुलाई को ही यह चलाया जाता है। उसके बाद 1976 से पहली बार उसके बाद शुरू में जब चलाया जाता था यह प्रतिदिन चलता है। लेकिन आप फिर देखेंगे कि 1994 ईस्वी में हफ्ते में मात्र 2 दिन चलना होता है। फिर धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। फिर एक बार आप तत्काल में सुनने को मिलेंगे कुछ साल पहले, 4 से 5 साल इसमें ब्लास्ट भी देखने को मिलता है। तो लास्ट बार जो चला था यह कब चलता है, यह 2019 को लास्ट बार इसको चलता हुआ देखा गया था। उसके बाद से अभी ये बंद है, अभी नहीं चल रही है, 9 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो मैत्री एक्सप्रेस क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाला रेलगाड़ी है जो भारत का अटारी से लाहौर के बीच में चलाई जाती है। पहली बार कब, मतलब ये इसका जो स्टार्ट कब होता है, भारत के शिमला समझौता 1971 के बाद 1976 ईस्वी में 22 जुलाई 1976, बिल्कुल 22 जुलाई ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 18 में, पैलेस ऑफ क्वीन की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? अब देखिए पैलेस ऑफ क्वीन डेक्कन ओडिसी, अब आपको ट्रेन के रेलगाड़ी के नाम से तो लग रहा होगा कि शायद डेक्कन ओडिसी है, तो ऑप्शन में उड़ीसा भी, तो उड़ीसा ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डेक्कन ओडिसी है काफ़ी लग्जरियस ट्रेन है। अगर इसका जब चर्चा होता है तो दिल तो ऐसा करता है कि एक बार जाकर इससे सफ़र किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी लग्जरियस ट्रेन है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 21 डब्बों का ट्रेन है। इस प्रकार से आपको अंदर लग्जरियस मिलेगा ना, नॉर्मल ट्रेन जो आप विजिट करते हो नहीं रहेगा, राजा महाराजा की तरह एकदम अंदर का रहेगा। हम इसका थंबनेल पर आपको कुछ फ़ोटो इसमें ऐड कर देंगे, वहाँ आप देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से पूरा लग्जरियस टाइप से बना हुआ है, 21 डब्बों का ट्रेन है। तो यह महाराष्ट्र में चला जाता है, ध्यान में रखिएगा, डेक्कन ओडिसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाँ ये चला कब था, ये शायद 2005 से डेक्कन ओडिसी चलना स्टार्ट होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो संचालन कब से शुरू होता है, वही जनवरी 5 या 2004 से, 2004 ही है। 19 में देखिएगा, भारत में रेलवे की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, रेल मंत्रालय द्वारा बुलेट ट्रेन। अब कह रहा भारत में जो रेल मंत्रालय को बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहाँ से कहाँ तक थी। तो अब हम लोग बुलेट ट्रेन के बारे में जानते हैं, जिसकी चर्चा हाल फिलहाल में हो ही रही है। तो जो बुलेट ट्रेन है वह अहमदाबाद से मुंबई, जी जो अहमदाबाद गुजरात का है, वहाँ से लेकर मुंबई के बीच चलाने की बात चल रही है। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से वही मुंबई के बीच रास्ते में चलेगी। यह जो है ट्रेन को चलाने के लिए 12 स्टेशनों पर रोकने की मतलब बात किया गया है कि 12 स्टेशन पर रुकेगी। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अभी थोड़ा समय लगेगा, हालांकि इसका जो शायद सीमा है 2023 तक है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 15 अगस्त 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। इसमें भारत और जापान का महत्वपूर्ण योगदान है। जापान भी इसमें बहुत सारा पैसा दी है, बोला जाता है लगभग 89,000 करोड़ रुपया दी है, जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट पर 0.1% पर दी है। इस तरह से मतलब दोनों का काफ़ी योगदान है, अभी जोर शोर से लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी पूरा जापान देने के लिए तैयार है। तो आप ध्यान में रखिएगा, बुलेट ट्रेन की योजना है मुंबई से अहमदाबाद की है, जो 12 स्टेशनों पर रुकने की बात की गई। इसके जो लागत लगा है ना, वह 1,08,000 करोड़ इसकी जो लागत है पूरा आया है, इतना बुलेट ट्रेन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी, वही प्रश्न आ गया जिसकी चर्चा हम लोग शुरुआती में किए थे कि जो प्रथम रेलगाड़ी है वह कब चला था। वह चला था 1853 को, 16 अप्रैल को। ये जो 14 अप्रैल है, 16 अप्रैल 1853 को प्रथम चला था। और दूसरा जो रेलगाड़ी पैसेंजर ट्रेन है, यही 16 अगस्त 1854 ईस्वी को हावड़ा से हुगली के बीच। देखिए यह प्रश्न में आप गलती भी कर सकते हैं। ऑप्शन में है हावड़ा, क्वेश्चन में हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी है। प्रथम रेलगाड़ी जैसे ही देखेंगे माइंड में तुरंत आ जाएगा 1853, आप मार देंगे, फिर बाद में होगा कि प्रश्न ही गलती है। तो ऐसा नहीं है, हावड़ा से हुगली है तो वहाँ पर पहली बार तो यही चली थी ना, और सेकेंड बार यही ट्रेन चला था, पैसेंजर ट्रेन था। तो ध्यान में रखिएगा 16 अगस्त 1854 हो जाएगा हावड़ा से हुगली के बीच में। 21 में देखिए, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो उसका आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया। इन्हीं के दीनदयाल जो हैं उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जिसका जो नाम बदलकर मुगल सराय। ये देखिए मुगल सराय का जो स्टेशन का नाम है, ये भारतीयों के द्वारा दिया हुआ, भारत आज़ाद के बाद इसे नामकरण नहीं हुआ। ये भारत की आज़ादी से पहले ही, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1862 की कहानी है, बात है 1862 ईस्वी में। जब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्या होती है, कलकत्ता से दिल्ली के बीच जो रेल लाइन को जोड़ रही होती है, उसी बीच में इसका क्या क्या था, निर्माण किया जाता है 1862 मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। तो फिर आप देखेंगे जिसमें सरकार जो भारत सरकार आती है 1800 ये बीजेपी की सरकार आती है, उसमें फिर इसमें इसका नाम को चेंज करके क्या दीनदयाल उपाध्याय किया जाता है। ये 2018 किया जाता है। एक बार देख लीजिएगा क्या हम सही हैं या नहीं, शायद 2018 ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 21 के बाद 22 में हम लोग आते हैं। 22 में कह रहा, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है। रेलवे अंचलों का आ जाइए, कोलकाता और मुंबई है ऑप्शन, ना ही कोलकाता ना ही मुंबई है, कोलकाता मुंबई। तो एक से अधिक तो वह है कोलकाता और मुंबई, यह दोनों ऐसा आंचल है जहाँ पर एक से अत्यधिक। अब मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है और साथ में पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है। कोलकाता की बात की जाए तो पूर्व रेलवे का और दक्षिण पूर्व रेलवे का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता और मुंबई दोनों हो जाएगा। 23 में देखते हैं, 23 में है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। कौन है राष्ट्रीयकृत उद्यम? उद्यम कहने का मतलब वही उद्योग है। भारतीय रेलवे है, भारतीय वाणिज्य बैंक तंत्र है, भारतीय विद्युत क्षेत्र है, भारतीय दूरसंचार तंत्र है। तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है वह भारतीय रेलवे, जो 12.27 लाख यानी 12,27,000 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेल जो है दुनिया के 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। यह भारत के परिवहन क्षेत्र का एक मुख्य घटक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारतीय रेलवे हो जाएगा। 24 में देखिए, भारत में ब्रॉडगेज में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है। हमने देखा कि जो भारत में रेल पटरियां होती है मुख्यतः 3 तरह से होती है। पहला जो होता है बड़ी लाइनें, जिसको हम लोग ब्रॉडगेज कहते हैं, ब्रॉडगेज के बीच की दूरी 1.676 होता है। दूसरा होता है मीटर गेज होता है, और जो भारत के जो रेलवे होता है, जो रेलवे जो चलती है, रेल लाइन प्रयोग होती है, वो ब्रॉडगेज यानी बड़ी लाइनें पर भी होती है। जो मीटर गेज होता है उसके बीच की दूरी 1 मीटर होती है, और जो नैरो लेन होता है उसका 0.672 होता है। तो ब्रॉड गेज पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1.676 मीटर हो जाएगा। 25 में देखिए, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न कर रहा।
भारत के यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना। अब हम लोग पहले जानते हैं कि जो परिवहन का विस्तार किस तरह से, तो परिवहन के मामले में बात की जाए तो परिवहन प्रणाली में कि कुल मार्गों में 83% जो है वह सड़कें का योगदान है, 9% रेलवे का योगदान है और 6% वायुयान का है और 2% जलयान का है। यह है पूरा परिवहन तंत्र का फैला हुआ जाल, जिसमें से सड़क सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है। अब कह रहा है कि इस यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है यात्री यातायात में। तो यात्री यातायात में सड़क हिस्सा का जो योगदान है वह 80 से 85% है। तो ध्यान में रखिएगा जो सड़क, तो वह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 85%। भारत है जो, और कुल माल का जो माल होता है उसमें से ये यातायात के माध्यम से कितना परसेंट है, वह 60%। भारत कुल माल का 60% और यात्री यातायात का 85% सड़कों पर ले जाया जाता है। तो यह भी हो सकता है, यह भी पूछ दिया जाए कि जो माल परिवहन है वह सड़कों पर कितना परसेंट योगदान रखता है, तो वह 60% रखता है और यात्री यातायात में 85%। नेक्स्ट 26 में देखिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। कौन होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग के, राजकीय राजमार्ग के, जिला मार्ग के, ग्रामीण सड़क के। अब हम लोग पहले जानेंगे कि जो भारत में सड़क का जो नेटवर्क है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, दूसरा राज्य के राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, और तीसरा अन्य सड़क, जिस अन्य सड़क में आपको शहरी सड़कें, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, परियोजना सड़कें, इस प्रकार की सड़कें देखने को मिल जाएगा। तो उसमें से कह रहा है 40% सड़क परिवहन में कौन योगदान करता है परिवहन में, तो 40% जो परिवहन में वह राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पूरे जो लंबाई है वह सबसे कम है, मात्र कितना है 1,36,440 किलोमीटर। और दूसरा जो स्टेट हाईवे राज्य के राजमार्ग है वह 1,76,000 है, और जो अन्य मार्ग है वह आपका 59 लाख है किलोमीटर। तो सोच लीजिए इसके तुलना में तो मात्र 1,36,000 का 2.05% पूरे सड़क में, पूरे सड़क नेटवर्क की लंबाई में, तो इसका मात्र 2% योगदान। फिर भी 2% योगदान होने के बावजूद भी पूरे सड़क लंबाई में यह 40% सड़क परिवहन का क्या करता है, भरण पोषण करता है, यानी उसका उपयोग होता है। तो ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसके बारे में हम लोग ये भी देख लिया कि सड़क परिवहन, सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल लंबाई कितना है। तो कुल लंबाई कितना है, देखिए अगर लेटेस्ट डाटा 2020-21 का देखिएगा तो कितना है 1,36,440 किलोमीटर, और थोड़ा पहले का डाटा जहाँ रहेगा 15-16 का, तो वो 15-16 का 1,15,000 है। तो वही पूरे जो है कुल सड़क लंबाई का 2.2% हिस्सा ही अपना योगदान देता है। कौन, नेशनल हाईवे, और स्टेट हाईवे 3.13%। 27 में देखिए, 27 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल सड़क का कितना, अभी चर्चा किए थे ना कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है सड़क आवागमन का 40% यातायात करता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल सड़क कितना है, कुल सड़क 62 लाख जो किलोमीटर है, मात्र उसमें 1,36,000 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग कवर करता है। फिर भी वह यातायात के लिए 40% आवागमन का प्रयोग किया जाता है, तो 2% हो जाएगा, 2.05%। वही पूछ देता कि राज्य के राजमार्ग कितना परसेंट वह कवर करता है कुल लंबाई का, तो वह हो जाता 3.13%। और अन्य सड़कें में तो शहर, ग्रामीण, जिला और परियोजना सभी सड़कें आ जाती है, वह 94% करता है। नेक्स्ट 28 में देखिएगा, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है। अब कह रहा है राज्य के सड़क मार्ग में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि प्रश्न आगे 1-2 बार मिलेगा। हो सकता है क्रम से सजाने के लिए भी दे दिया जाए कि अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। तो राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अगर आप नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए तो नेशनल हाईवे में इसका जो योगदान है 15,436 किलोमीटर है, यह सिर्फ नेशनल हाईवे है। और स्टेट हाईवे की बात की जाए, राज्य के राजमार्ग, तो वह है 33,705 किलोमीटर। यानी इसके कारण यह क्या है, सड़क मार्ग में, और अन्य मार्ग भी होगा, अन्य मार्ग में शहरी मार्ग, जिला मार्ग, ये तो जुड़ा, तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 29 में हम लोग देखते हैं, पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कितना है। तो पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा, अब देखिए पहले आप देखिए 15-16 में अगर बात की जाए तो पूरा जो सड़क का जो टोटल लंबाई था 56 लाख था, लेकिन वही 20-21 में 62 लाख हो गया। स्वाभाविक सी बात है, सड़क की लंबाई में वृद्धि हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है जो माल परिवहन भी होगा उसमें भी उसका योगदान बढ़ा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा ही। जब सड़क का लंबाई ही बढ़ा है और जबकि माल ढुलाई में उसका 60% योगदान कर ही रहा है, तो जब बढ़ने से क्या होगा, और भी सुविधा होगा, और भी तेज़ी से वस्तुएं पहुंच पाएगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेसवे का भी निर्माण हुआ, जिसमें आप देखेंगे आगे चलकर
बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस, ये सभी आपको देखने को मिलेगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 30 में देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग क्या है, तो कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के द्वारा यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। किसके द्वारा? NHAI द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत क्या किया जाता है कि इसमें 3 चरणों में विकास की बात की जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके गुणवत्ता में सुधार करना तथा उसके 4 से 6 लाइन पथों को चौड़ीकरण करने की बात की जाती है। जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण में के अंतर्गत में कौन, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जो प्रथम चरण होता है, उस प्रथम चरण में 5846 किलोमीटर लंबी 6 लाइन वाले उच्च सघनता यातायात गलियारे को सम्मिलित की बात की जाती है। तो उस उच्च सघनता वाले गलियारे में कौन कौन जोड़ा जाता है? उस उच्च सघनता वाले गलियारे में वो जोड़ा जाता है दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई और कलकत्ता। इस प्रकार से एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। इसके कारण जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के तहत जो 6 लाइन सघन उच्च सघनता वाले जो यातायात गलियारे को सम्मिलित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, जिसमें से दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने की बात होती है 5846 वर्ग किलोमीटर के साथ 6 लाइन का। तो इसलिए इस चतुर्भुज को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा। अब इस स्वर्णिम चतुर्भुज से होकर कौन कौन सा शहर आता है? देखिए, लखनऊ आएगा, विजयवाड़ा, कौन सा शहर नहीं है, कौन सा शहर नहीं है, ये हमको पता करना है। देखिए, लखनऊ भी है, विजयवाड़ा भी है, बेलगांव भी है, जयपुर नहीं है, उसके जगह उदयपुर और जयपुर बिल्कुल शामिल है। और कौन कौन है? पुणे भी है, बड़ोदरा भी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि जयपुर। लखनऊ शायद हमें लग रहा है नहीं होना चाहिए, जयपुर तो है ही है, जयपुर है, मिस्टेक से हम बोल दिए, जयपुर तो है ही है, अभी चर्चा की ना, जयपुर उदयपुर दोनों है, विजयवाड़ा भी है, बेलगांव भी है, और ये नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, मिस्टेक से हमें निकल गया वो। आगे प्रश्न आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन आता। तो जयपुर भी देख लिए, उदयपुर भी है, उसके बाद पुणे भी है, और विशाखापट्टनम भी है, वाराणसी भी है। तो इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 31 में निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? अब देखिए कौन सा नगर, अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज पर चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज पर फिर सा कुछ नगर आ गया, उधर ऊपर शहर था, अब नीचे नगर है। आ जाइए, नगर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अजमेर तो नगर है, अहमदाबाद भी है, गया भी है, और कुछ और जो शहर जो हम लोगों ने देखा था, लखनऊ तो था ही, लखनऊ नहीं था, जयपुर था। तो देखिए, जबलपुर नहीं है, उदयपुर और जयपुर दोनों है, लेकिन जबलपुर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। और कौन कौन है? पुणे है, विजयवाड़ा है, और विशाखापट्टनम भी है, बड़ोदरा भी है, वाराणसी भी है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित 32 में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वह हो जाएगा NH7। NH7 जो है यह लगभग 2936 किलोमीटर के साथ में यह 7 राज्यों से गुजरता है। उस राज्यों को यह क्या करता है? वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH7 है, जिसमें आप देखेंगे कहाँ कहाँ से ये NH7 गुजरता है। तो ये हो जाएगा, ये यूपी से, MP से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश, वही आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना भी ले लीजिए साथ में, कर्नाटक और तमिलनाडु से। नेक्स्ट 33 में है कि उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? अब देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना कैसे इसका निर्माण हुआ, अब उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण महामार्ग प्राधिकरण के द्वारा क्या किया जाता है, ये राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना यानी NHDP राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना चलाया जाता है। इस परियोजना के तहत क्या होता है, बड़े पैमाने पर 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में सुधार और 4 से 6 लेनों में पथों में विकास करने की बात की जाती है। जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा कि स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज बने यानी कि 5846 किलोमीटर की लंबी 6 लेन वाली उच्च सघनता यातायात
गलियारे को जोड़ने की बात की जाती है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज। जो द्वितीय इसका होता है, द्वितीय चरण होता है, जिसमें से क्या बात की जाती है द्वितीय चरण में, किसके द्वारा, जो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना NHDP के द्वारा क्या किया जाता है दूसरे चरण में, श्रीनगर से कन्याकुमारी और ये ले लीजिए असम सिलचर से लेके इधर गुजरात में आ जाइए पोरबंदर तक, इस तरह से गलियारे को यानी 7300 किलोमीटर लंबाई के कॉरिडोर का निर्माण की बात की जाती है, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे की बात की जाती है। तो उसी में से उत्तर दक्षिण गलियारा जो क्या होता है NHDP यानी कि नेशनल महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत के दूसरे चरण में इसका निर्माण की बात की जाती है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो 3,300 किलोमीटर की होता है, यानी 3300 किलोमीटर की बात होती है। तो जो क्या होता है वह उत्तर दक्षिण में देख लीजिए, तो उत्तर दक्षिण है ना, तो उत्तर दक्षिण 3,300 नहीं है, वो 4,000 किलोमीटर है, टोटल 7300 है ना। तो उत्तर दक्षिण 73 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी, वही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, ये आपने सबसे नीचे आ जाइए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ने की बात होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 ईस्वी को स्टार्ट किया जाता है। इसके तहत जो होता है कि गाँवों को क्या करना, बारहमासी सड़कों से जोड़ना ताकि आवागमन में सुविधा हो, ताकि वो अपने जो भी चीज़ों को है वह आसानी से मार्केट में पहुंचा सके। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 25 दिसंबर 2000 को क्या किया जाता है, इस योजना का स्टार्ट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण इलाकों या 500 या उससे अधिक आबादी वाले सड़क को क्या करना, वंचित जो भी गांव है बारहमासी सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट देखिएगा, 35 में निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है। आगरा मुंबई, चेन्नई थाने, कोलकाता हजीरा। देखिए आगरा मुंबई तो ये NH3 को कवर करता है जिसका 1161 किलोमीटर है। मुंबई चेन्नई थाने NH4 को कवर करता है जो 1415 किलोमीटर। अब 2 बचा कोलकाता हजीरा, इसके आप हमें बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। हजीरा तो ऐसे गुजरात के सूरत में पड़ता है, वही सूरत शहर के पास में ही है, तो इसको आप देख के एक बार हमें आप बताएंगे क्या होना चाहिए इसका। 36 में देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तो याद ही हो गया कि यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या होता है, जो राष्ट्रीय महामार्ग होती है, राष्ट्रीय महामार्ग या राजमार्ग बोलिए, विकास परियोजना के द्वारा क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3 बड़े पैमानों पर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में सुधार करने तथा 4 से 6 लेनों में उसे चौड़ा करने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है इसके द्वारा। उसी कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है, जो क्या होता है 4 महत्वपूर्ण महानगर कौन था याद करिए, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं कि महानगर के अंतर्गत में जिसकी जनसंख्या 40 लाख से अत्यधिक हो वो महानगर में आ रहा था। भारत में 9 महानगर थे, तो वही करा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, इस तरह से जो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाया था, जिसमें 6 लेन के उच्च सघनता वाले गलियारे से जोड़ने की बात हुई थी, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर थी। और द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ने की बात कर रही थी। और वो जो दोनों गलियारा है वो कहाँ पर मिल रहा है, वह मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के झांसी में। वह भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलता है। 38 में देख लीजिए, भारत में सड़कों का जाल की कुल लंबाई कितना है। अब सड़कों के जाल का कुल लंबाई पूछ रहा है, तो सड़क के जाल की कुल लंबाई बात की जाए तो वह कितना है, वह सड़क की बात किया तो भारत में जो सड़क का कुल लंबाई है वह देखिए, अभी अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो लेटेस्ट जो बात की जाए तो वो तो 62 हो गया है, लेकिन 2015-16 के अनुसार 56 आप दे लीजिए 17, तो वही है जो ऑप्शन नंबर 4 में है ना, 56.17 लिखा हुआ है, तो 2015-16 के अनुसार है। हालांकि आप लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो उसमें 62 लाख पहुंच गया, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, 56 लाख समथिंग है, पहले वाला डाटा है। लेटेस्ट डाटा में 62 लाख समथिंग है, तो वह भी ध्यान में रखेंगे। अगर 2021 वाला डाटा दे दिया तो 62 लाख मारेंगे। नेक्स्ट देखिए 39 में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे मिलन कस्बा कहाँ है, वह उत्तर प्रदेश के झांसी में है। यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किसके तहत किया गया था, यह किया गया है कौन सा, किसके तहत, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के तहत। जो क्या किया गया है, 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता और 4 से 6 लाइनों में पथों को चौड़ी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिस प्रथम चरण के तहत में क्या किया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का यानी 7300 किलोमीटर कॉरिडोर को निर्माण का बात की गई है। और जो उत्तर दक्षिण का कॉरिडोर ये 4000 होगा, पूर्व पश्चिम का 3300 होगा, टोटल मिला के 7300 है। और जो दोनों का जो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश का झांसी में ये मिलन हो रहा है। आगे ना प्रश्न 40 में देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP आ गया। NHDP चलाया किसके जा रहा है, ये NHAI के द्वारा चला रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के द्वारा ही स्टार्ट किया गया।
तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो आप बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की बात हो गई है। तो इसका प्रथम चरण के तहत कितना महानगर को, 4 महानगर को। कौन कौन? दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, जो स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहलाया था, जिसमें 5846 किलोमीटर लंबे 6 लाइन वाली उच्च सघनता वाले यातायात गलियारे को विकसित किया जाए। 6 लाइन यानी जिसमें चलने का 6 लाइन होगा। 4 लाइन तो आप देखे ही होंगे 2 वे में। नेक्स्ट देखिए 41 में, देश का महत्वपूर्ण शहरों एवं राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न। जो देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन होते हैं? तो जो देश के महत्वपूर्ण शहर उसको नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। अब बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरे भारत में कितना योगदान है, कितना इसका है, तो इसका है राष्ट्रीय राजमार्ग का जो आता 1,76,000 बोले थे ना, 1,36,000 सॉरी 1,36,000 इसका पूरा लंबाई है पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का। और वही जो राज्य के राजमार्ग है उसका है लंबाई इसका 1,36,000, इसका 1,76,000। और अन्य जो सड़कें हैं वो क्या है, वो आप मान लीजिए 59 लाख, टोटल 62 लाख है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरी सड़क में से जो योगदान है सड़क नेटवर्क में उसका मात्र 2.5% और राज्य राजमार्ग का, स्टेट हाईवे का 3.13%। बाकी जो शेष बच गए शेष में अन्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, परियोजना सड़कें 94%। 42 में देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितनी राज्यों की राजधानियों को जोड़ा गया है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हिंदी क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के द्वारा है जो इस क्या किया जा रहा है, भारतीय राजमार्ग विकास परियोजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत में हमने देखा कि क्या किया गया, 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में सुधार करने तथा 4 से 6 लाइनों में उसे क्या करने हैं, चौड़ा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत में हमने देखा स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे को विकसित करने की बात हुई। और तृतीय चरण है, इसमें से क्या हो गया, इसमें 4 पथों में चौड़ा कर देश के 12 बंदरगाह से जोड़ने की बात हो रही है, जो 1157 किलोमीटर की है। तो वही करा कि कितनी राजधानियों को जोड़ने की बात हुई है, 16, 25, 28। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत लगभग 16 जो है राजधानियों को जोड़ने की बात हुई है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP किसके द्वारा चलाया जा रहा है? NHAI के द्वारा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत हम लोगों ने क्या देखा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत में इसके चरण में 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में सुधार करने तथा 4 से 6 लाइन में उच्च सघनता वाले गलियारे को कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया। तो स्वर्णिम चतुर्भुज बेलगाम और नल्लौर। अब देखिए बेलगांव तो जरूर है लेकिन नल्लौर तो नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, कथनों पर विचार किए, बड़ौदा, झांसी नहीं है तो झांसी कहाँ कर रहा था, देखिए पूर्व पश्चिम। देखिए पूर्व पश्चिम कॉरिडोर क्या था, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर था जो पूर्व से पश्चिम 3300 किलोमीटर का था। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज में आ जाइए आप, कौन सा हो जाएगा, बेलगाम एवं नेल्लौर। बेलगाम तो था, ये जो नेल्लौर है, नेल्लौर कहाँ है, एक बार रिकॉल कर लीजिए चीज़ों को। नेल्लौर कहाँ था, आप हमें बताइए कि नेल्लौर कहाँ है। चलिए इसको रहने देते हैं, है ना। नेल्लौर, बेलगांव तो क्लियर है। नेल्लौर शायद ये स्वर्णिम चतुर्भुज में आ रहा था, थोड़ा सा हमें लग रहा है नेल्लौर ये कर्नाटक में है या फिर चलिए ठीक है। थर्ड में आ जाइए, अम्बाला एवं कानपुर उत्तरी कॉरिडोर। तो देखिए पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर में तो बड़ौदा झांसी स्थिति की बात है जो नहीं है, 3300 किलोमीटर का है, ये तो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी में अम्बाला कानपुर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण जो 4000 किलोमीटर का है, टोटल 7300 किलोमीटर का है, जो राष्ट्रीय विकास परियोजना के तहत में बिल्कुल चलाया गया द्वितीय चरण में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो बी एवं सी तो है नहीं, क्योंकि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है ये जो दोनों स्थान है उसमें से नहीं मिल रहा है। अम्बाला कानपुर ये भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, नेल्लौर। एक बार आप देख लेंगे नेल्लौर कहाँ है। 44 में देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना, आ गया प्रश्न। यह जो डाटा है 2015 के अनुसार है 1,15,530, लेकिन 2020-21 में देखेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा 1,36,000। तो ध्यान में रखिएगा 1,36,000 के पूरे सड़क नेटवर्क में इसका जो योगदान है राष्ट्रीय राजमार्ग का 2.05% है। तो ये पहले का डाटा है, लेटेस्ट डाटा भी हम आपको बताए दिए 1,36,000। और जो राज्य के राजमार्ग का योगदान कितना है वह 1,76,000 है। ये लेटेस्ट डाटा है, पहले भी वही था 1,76,000, कुछ थोड़ा बढ़ा।
45 में देख लिए कि देश में राष्ट्रीय सड़क नीति कब बनाएगी, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देश में अगर सड़क नीति की बात की जाए तो वह 1995 में ही 1995 नहीं 1997 में ही सड़क नीति बनाई गई थी। तो ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय सड़क नीति। नेक्स्ट 46 में देखते हैं हम लोग, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से गुजरता। अभी चर्चा किए थे, इससे पहले हम लोग आया था। तो देखिए कहाँ कहाँ से गुजरता है, चीज़ों को ध्यान में रखिए। अमृतसर से नहीं गुजरती, अहमदाबाद से गुजरती है, और पुणे से भी गुजरती है, पटना से नहीं गुजरती है। बी में आ जाइए, जयपुर से गुजरती है, उदयपुर से भी गुजरती है। पोरबंदर हो गया, पोरबंदर से नहीं गुजरती है। हैदराबाद हो गया, हैदराबाद से भी नहीं गुजरती। वाराणसी से गुजरती है। 2 ऑप्शन तो ऐसी। बड़ोदरा से गुजरती है, बड़ोदरा है कहाँ, गुजरात में। पुणे कहाँ है, पुणे से भी गुजरती है। पुणे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो जाएगा। विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ये भी वाराणसी थी। ये ऑप्शन सी में सभी स्थान से गुजर रहा है। तो अमृतसर में तो नहीं हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी, नागपुर भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ जो शहर था, जिस शहर में हम लोग गया भी देखे थे कि जो गया है वहाँ से भी गुजर रही है ना, अहमदाबाद से भी गुजर रही है, जबलपुर से भी गुजर रही है। ये सब हम लोग नगर में देखे थे। और शहर में था बेलगांव शहर था, विजयवाड़ा था, जयपुर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 में, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ रखा गया है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस है। अब आइए थोड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं। यह 296 किलोमीटर लंबा है। यह मुख्य रूप से जो है इटावा के, इसको यहाँ से शुरू किया गया है। इटावा से नहीं कह दीजिए, इसका जो शुरुआत है ना चित्रकूट से शुरू हुआ है। उसके बाद यह बौदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जलौन हो गया, वही इटावा के जो कदरौआ करके गांव है वहाँ तक है इसको जो मिला दिया गया है। कहाँ से कहाँ मिला दिया गया है, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस से और यमुना एक्सप्रेस से जोड़ दिया गया है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हालांकि कुछ इसका भाग अभी बचा हुआ है। तो इसी को जो है अटल पथ रख दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में क्या किया गया, इस जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है उसे क्या कर दिया गया, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम अटल पथ रखने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया। तो ध्यान में रखिएगा, चित्रकूट से यह जो पूर्वांचल ये एक्सप्रेस वे शुरू होती है, फिर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन होते हुए इटावा तक जाती है। फिर आगे जाकर यह किससे मिल जाएगी, इससे आगे जाकर आपको हो जाएगा जमुना एक्सप्रेस हो जाएगा और पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इसको जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा 48 में, पूर्वांचल एक्सप्रेस का तो अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया, वो भी ध्यान में रखिएगा, जो मोदी जी के द्वारा किया जाता है, योगी सरकार के नेतृत्व में। 48 में देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं गुजरता है। अब NH7 अभी हम लोग चर्चा किए थे, जो कन्याकुमारी, ये वाराणसी से कन्याकुमारी की बात हुई थी, जो 7 शहरों से होकर गुजर रहा था, है ना। तो 7 शहर में नहीं गुजरती है। अब ये देख लीजिए कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती, कर्नाटक से गुजरती, महाराष्ट्र गुजरती। इसके अलावा कहाँ कहाँ था, तो यूपी था, यूपी तो ऑप्शन में है ही नहीं। MP भी था, MP भी नहीं है। महाराष्ट्र तो है, आंध्र प्रदेश भी है, उसके बाद कर्नाटक है, तेलंगाना भी है। तो चलिए, तो केरला नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, यह जो इसकी जो लंबाई है ना, ये लगभग 2369 किलोमीटर है, पूरा टोटल लंबाई है। और शायद सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही है, किलोमीटर लगभग 773 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए खुली आकाश नीति क्या है। देखिए जो खुली आकाश नीति है, मुक्त अर्थव्यवस्था नीति, कर मुक्त नीति, उपयुक्त नीति, ये जो खुली आकाश नीति है, यह नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए यह प्रारंभ किया गया था, खुली आकाश नीति। तो यह प्रश्न शायद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़े थे, तो उसमें भी देखने को मिला था। तो ध्यान में रखिएगा, यह जो संबंधित है नगर विमानन मंत्रालय से, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था खुली आकाश नीति। नेक्स्ट देखिएगा 50 में, 1990 में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, निजी क्षेत्र के द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र का। आपको पता हुआ 1991 में नई आर्थिक नीति भी आई थी, जिसमें से जो 17 सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में थे उसे क्या कर दिया गया था, मात्र 7 को रखकर 8 को खोल दिया गया था। बाकी फिर भी लास्ट में फिर क्या होता है, 2 को रखकर परमाणु और एक और रहता है छोड़कर, बाकी को भी निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जाता है। तो बहुत सारे हम फैसले ले गए थे, लेकिन उस टाइम जो होता है ये टैक्सी सेवा जो होता है वह निजी क्षेत्र के अंतर्गत में ही होता है। आप ऐसे भी आप मारेंगे तो ये शायद सही चल जाएगा सोचकर, निजी मने निजी हो गया, सार्वजनिक मने सरकार के अंदर में हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि 1990 में प्रारंभ की गई टैक्सी सेवा निजी क्षेत्र के अंदर गई थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। कोई भी
क्वेश्चंस हो, क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं या क्यूरी भी पूछ सकते हैं।